नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। चार धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बोले सीएम पुष्कर धामी। चार धाम में यात्रा में चलेगा वेरिफिकेशन ड्राइव। धर्म संस्कृति को बचाने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और ऐसे में आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में दिव्य और भव्य बनाने की व्यवस्थाओं को पूरी कोशिश की जा रही है पहले से ही। लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने चार धाम यात्रा को लेकर कहा है कि वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। चार धाम यात्रा में चलेगा वेरिफिकेशन ड्राइव। धर्म संस्कृति को बचाने के लिए यह वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। चार धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पुष्कर सिंह धामी बोले। नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जैन, ये वेरिफिकेशन ड्राइव आखिर क्या है? सुदीप, क्या आप तक पुलिस एक्ट है जी उस बोलिए। पुलिस एक्ट में ये प्रावधान है कि पुलिस संदिग्धों की यह सत्यापन ड्राइव किसी का भी कर सकती है। मसलन मैं सुदीप जैन हूं, वो मेरे घर पे आई, उसने मेरा नाम पता आधार लिया और इन सारी चीजें लेने के बाद मैं जहां का रहने वाला हूं उस थाने में डिटेल भेजी और वहां से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि हाँ ये यहाँ के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा या चालानी कार्रवाई नहीं है, तो मैं पूरी तरीके से तो ये बताता है कि वेरिफिकेशन ड्राइव में मैं पूरी तरह दुरुस्त हूं और कोई भी सस्पेक्टेड नहीं हूं मैं। तो ये है वेरिफिकेशन ड्राइव और जो मुख्यमंत्री ने आज कहा है उसका आशय भी यही है। लेकिन इस वेरिफिकेशन ड्राइव के मायने क्या है? इस वेरिफिकेशन ड्राइव को क्यों शुरू किया जाएगा? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो चारधाम यात्रा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से चारधाम यात्रा का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ की सुरक्षा के लिहाज से, सांस्कृतिक धरोहर के लिहाज से मुख्यमंत्री को ऐसी शिकायतें मिली हैं, खासकर संत समाज ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगे और वो प्रवेश चार धामों से लेकर है, ना कि क्षेत्र से लेकर। इस पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि इस प्रकार से जो पत्र मिले हैं इस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा, यानी सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। जो व्यक्ति वहां रह रहा है, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन जानना आवश्यक होगा कि आखिर वो कहाँ का रहने वाला है और वो जिस प्रदेश से आया या जिस जिले से आया वहां उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा या कोई मुकदमे में कार्रवाई वंचित तो नहीं है या किसी मामले में वो वांटेड तो नहीं है। इस प्रकार से ड्राइव चलेगी। हालांकि ये ड्राइव कब शुरू होगी और ये कब तक चलेगी, इसके दायरे में कौन कौन होगा, इन सारी चीजों की डिटेल आनी है। लेकिन मुख्यमंत्री एक संकेत जरूर अभी थोड़ी देर पहले, मैं सचिवालय में ही हूँ, सचिवालय में देकर गए हैं जी। लेकिन देखिए, एक वजह ये भी है इस वेरिफिकेशन ड्राइव की, जिस तरीके से हमने कुछ समय पहले ही अभी गोरखनाथ मंदिर में हमले की जो खबरें सुनी और उसके बाद मुर्तजा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सामने आई। अब दिल्ली में जो हिंसा और फिर हनुमान जयंती से जो तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं इनका इफेक्ट उत्तराखंड पर पड़े, ये नहीं चाहते पुष्कर सिंह धामी। चाहते हैं कि अमन चैन की स्थिति बनी रहे उत्तराखंड में और इसीलिए इसकी शुरुआत की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस दिन दिल्ली के जहांगीरपुर में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसी दिन रुड़की के भगवानपुर में भी ये घटना हुई, जिसको लेकर कांग्रेसी विधायक कल राजभवन भी गए, अपनी नाराजगी व्यक्त की कि पुलिस सख्ती कर रही है, बुलडोजर लेकर फिर रही है, दोषी जेल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियमों में रह के जांच हो। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर भी बोलते हुए कहा है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, समय से जो दंगाई थे, उत्पाती थे, उनको नियंत्रण में किया। नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि कानून अपना दायरे में काम तो करेगा ही, साथ ही वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलेगा ताकि आसपास के लोग कौन रह रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीजें भी साफ हो, स्पष्ट हो सके। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान के मायने क्या हैं, ये समझने वाली बात है। और साथ ही चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर क्या रोक लगेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ड्राइव, जिसमें कि ये पता लगाया जाएगा कि आखिर जो भी वहां पर पहुंच रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। चारधाम यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। चारधाम में गैर हिंदुओं के एंट्री को लेकर बड़ा दिशा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा में धर्म संस्कृति को बचाने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। तो वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। तो डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता कांग्रेस की। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, पुष्कर सिंह धामी के इस बयान को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आस्था का जो विषय है, इस आस्था के विषय को हमें सांप्रदायिकता का रूप कभी नहीं देना चाहिए। हाँ। और पुष्कर सिंह धामी जी को आज ये समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आज उन्हें मंथन और मंत्रणा इस बात पे करनी चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि 2 साल आपने देखा कोरोना काल की वजह से ये चारधाम यात्रा बाधित रही, तो आज इन्हें मंत्रणा इस बात पे करनी चाहिए कि जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें हम अच्छी सुविधाएं कैसे मुहैया करा पाए। जिस तरीके से जो जिनकी आजीविका चारधाम पे निर्भर करती थी, उनको हम अच्छी सुविधाएं कैसे उपलब्ध करा पाए, जिससे कि उन्होंने 2 साल कष्ट झेला है, वो ये जो उनका समय है इसमें वो उसको कॉम्पनसेट भी कर सके। और इस तरीके की बातें आप बिल्कुल आप वेरिफिकेशन करवाइए, आपको जो कराना है वो करवाइए, लेकिन एक चारधाम यात्रा जो एक आस्था का केंद्र है, उस आस्था के केंद्र पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम जो है सिर्फ इन मुद्दों पे सिमट के रह चुके हैं। आज पूरे देश में आप नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, इस नफरत की राजनीति से मुझे लगता है देश का विकास अवरुद्ध होता है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जनता है जो देश की, उसके मन में भी एक डर और एक जो सहमा हुआ व्यक्ति होता है। तो बिल्कुल ये निर्णय, आप देखिए, आप जनता के हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप यहाँ पे अगर ये कहते हैं क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और चारधाम यात्रा में जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आते हैं, दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं। चारधाम यात्रा तो एक ऐसी जगह है जहां पर नॉट ओनली हिंदू धर्म के लोग बल्कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं एक टूरिज्म का स्पॉट है। तो कुछ लोग आस्था के लिए आते हैं। चारधाम यात्रा जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्लानिंग वो पूरे साल करते हैं और फिर जाकर वो यहाँ पर आते हैं। और ऐसे में अगर प्रोटोकॉल रख दिया जाएगा प्रतिमा सिंह, तो ये इफेक्ट कितना करेगा देहरादून की आर्थिक व्यवस्था से लेकर हर चीज पर? देखिए, बिल्कुल यही मैं आपको अपने वक्तव्य में यही बताने की कोशिश कर रही थी कि आज समय है कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा पे जिनकी आजीविका निर्भर थी, जिन्होंने 2 साल कष्ट झेला है और सरकार ने उनकी मदद नहीं की, आज धामी सरकार को ये समझने की जरूरत है कि जो हमारे खच्चर वाले हैं वो एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय के नहीं है। जो हमारे टैक्सी वाले हैं, जो हमारे होटल वाले हैं, जो हमारे ढाबा वाले हैं, इन्हें किस तरीके से हम जो है एक अपनी सरकार की तरफ से एक जो है मदद अभी दे और उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से रखें, जिससे कि बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि उन्होंने भी 2 साल इंतजार किया है अपनी आस्था के लिए, तो उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना पड़े। आज देश और समाज, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये महारत जिस चीज में हासिल है वो उसी को करने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि चारधाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी, हमारे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने कौन आता है? यानी कि आज आप हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं कि अब हिंदुओं में भी आप छटनी करने का कार्य करेंगे कि कौन 4 धाम यात्रा पे जाएगा, कौन भगवान के दर्शन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो देखिए, ऐसी राजनीति तब तक चलती है जब तक जनता आपके जुमलों में फंसी हुई है और जनता उन सपनों का इंतजार कर रही है जो सपने आपने उन्हें पूरे करने के वादे किए थे। लेकिन आप कुछ समय में, मुझे पता है कि इस तरीके के आप सपने जनता के पूरे नहीं कर पाएंगे विकास के, तो आपके ये प्रलोभन, ये भ्रमित करने की स्थिति, ये भी खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जी को अपने इस वक्तव्य के बारे में, अपने इस जो बयान दिया है उन्होंने, इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसके मुझे लगता है रिकंसीडर करना चाहिए। अगर आप सरकार में होते तो आपका ऑल्टरनेट क्या निकलता? ऐसा माहौल अगर बना है दिल्ली में, ऐसा माहौल अगर बना है हर जगह पर, तो आपकी तरफ से ऑल्टरनेट क्या निकलता? आप क्या करती? देखिए, मैं पहले एक बात बताऊं, आपने दिल्ली का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात करी आपने। मुझे बस इतना बता दीजिए कि दिल्ली में जिस तरीके की सांप्रदायिकता का जो माहौल फैलाया गया, वो किसके द्वारा फैलाया गया? ये जग जाहिर है, ये स्पष्ट है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें देश की शांति से, उन्हें देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए दिल्ली जैसी घटनाएं, आपने कर्नाटक में जिस तरीके से घटना देखी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटना देखी, तो ये घटनाएं करवाई जाती हैं। और मैं बताऊं, आपने कहा अगर आप सरकार में होती, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस पार्टी आज 4 धाम यात्रा को सुनियोजित ढंग से किस तरीके सुचारू रूप से चलाया जाए, हम उस पे बात करते। हम इस मुद्दे पे बात करते कि आज कोरोना के केसेस जो 4th वेव के भी थोड़े बहुत आपने देखा, दिल्ली हो गए, नोएडा हो गए, इन जगहों पे बढ़ रहे हैं। वहां से आने वाले जो लोग हैं उनका RT-PCR टेस्ट हम ले, उनका टेस्ट कराए, जिससे कि वहां जो अन्य लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, वो संक्रमित ना हो। सरकार को मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव दिशा में प्रयास करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होने चाहिए सरकार के, क्योंकि ये नकारात्मक राजनीति हमें कहीं नहीं ले जाएगी। नकारात्मक राजनीति हमें मुझे लगता है काल की गति में ले जाने का कार्य करेगी। और एक एग्जाम्पल श्रीलंका का आपके समक्ष है। तो मुझे लगता है आज देश में और प्रदेश में जो सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, देखिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका नहीं रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराने में इनकी भूमिका नहीं रही। ये वो संघी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यालय पे 52 वर्ष तक भारत का झंडा फहराने का कार्य नहीं किया। ये वो लोग हैं जो शहीदों का सम्मान नहीं करते, जो अंबेडकर जैसे और गांधी जी जैसे लोगों का जो सपना था, जैसे भारत का, वो सम्मान नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनका जो सपना था कि एक, जितने भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई जो हम बचपन से सुन रहे थे, हम एक गुलदस्ते में पिरो के रखने का उन्हें कार्य करें, क्योंकि ये विकास का नाम नहीं जानते। अगर ये विकास करना जानते तो ये ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है प्रतिमा जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात रखी और आपने हमसे बातचीत की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में अतिक्रमणकारियों और अपराधी तत्वों के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने भगवानपुर में शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना पर भी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि कानून पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम करेगा। दंगा करने वाले किसी भी कीमत पर माफ नहीं किए जाएंगे। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है। दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हमने कहा है कि कल भी जो घटना हुई है उस पर ठीक प्रकार से जांच हो, सख्ती से जांच हो। जहाँ पर भी इस प्रकार की चीजें आएंगी वहाँ पर सख्ती से कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। देहरादून में जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो सीएम ने कहा कि आप इंतजार कीजिए, 2 से 3 दिन में सब पता चल जाएगा। आपको बता दें कि चंपावत सीट के विधायक कैलाश गहतोड़ी ही पहले ऐसे बीजेपी विधायक थे जिन्होंने चुनाव जीतते ही अपनी सीट को सीएम धामी के लिए छोड़ने का ऐलान किया था। गहतोड़ी ने अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे जो विधायक भाई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अपनी शुभेच्छा प्रकट की है और सारी की सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई हैं। जल्दी इस पर अगले मैं समझता हूँ 2-3 दिनों के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में ऊर्जा संकट की शिकायतें आ रही हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है और अगर बिजली खरीदनी पड़ेगी तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। उसके लिए कल मेरे सामने बात आई है, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है उसको कैसे सामान्य किया जाए और अगर हमें अधिक बिजली खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए भी काम करेंगे। देहरादून से खबर, धार्मिक सद्भावना और सौहार्द के लिए कांग्रेस का उपवास। कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क में 20 मिनट का उपवास किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उपवास पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी उपवास किया। प्रीतम सिंह समेत कई विधायक मौन व्रत पर बैठे। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धार्मिक सद्भाव और सौहार्द के लिए सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने 20 मिनट का मौन धारण किया और गांधी जी को याद करते हुए रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन गाकर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रार्थना की। प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि कुछ समय से उत्तराखंड में लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में धार्मिक सद्भावना और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। इस बीच सभी ने गांधी जी के भजनों के बाद मंत्रोच्चार करते हुए प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द की कामना की। तो गांधी जी को याद किया गया, 20 मिनट का उपवास भी किया गया। नेताओं ने गांधी पार्क में ये उपवास किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उपवास पर बैठे, तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी उपवास किया। तो ये कांग्रेस के तमाम यहाँ पर नेता मौजूद रहे और उन्होंने 20 मिनट का उपवास किया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम विधायकों ने मौन व्रत रखा। वो यहाँ पर बैठे रहे 20 मिनट तक। धार्मिक सद्भावना और सौहार्द के लिए ये कांग्रेस का उपवास देखा गया। देहरादून में तमाम जो कांग्रेसी विधायक है वो इकट्ठा हुए एक ही जगह पर और उन्होंने उपवास भी रखा। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो उपवास रखा गया है, इससे संदेश क्या देना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी? संदीप, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? संदीप, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। संदीप, ये जो उपवास रखा गया था कांग्रेस पार्टी के विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, इसके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश थी? देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो हरिद्वार और रुड़की भगवानपुर इन जगहों पर लगातार जिस तरह से जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो मामला सामने आया था और कहीं ना कहीं जो दंगे वहां पर जो सामने आए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आज कांग्रेस ने ये पूरा 20 मिनट का जो पूरा मौन रखा था, गांधी पार्क में मौन रखा था। और जो तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, हरीश रावत हों या फिर जो कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो हों या फिर जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, तमाम जो नेता एकजुट हुए थे और खासकर जो चारों धर्मों के जो पंडित थे, अनुयायी थे, उनको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा इकट्ठा कर दिया गया था और ये संदेश देने की कोशिश कर दी गई थी कि आखिरकार कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की जो धार्मिक भावना है, शांति भावना है, उसको कहीं ना कहीं ना भड़काया जाए और पूरी शांति का संदेश देने के लिए कहीं ना कहीं ये कांग्रेस ने कोशिश करी थी। और यही वजह थी कि कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता है वो एक साथ एक मंच पर आए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही तमाम जो विधायक है वो मौजूद रहे। प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदल रहा है और पल पल बदल रहा है ये मौसम। एक ओर जहां निचले क्षेत्रों में जंगल भयंकर आग की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है। धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण आगामी 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा तैयारियों में बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं।
इसके अलावा धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी बर्फबारी के कारण बाधित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। जगह जगह जंगल आग से धधक रहे हैं। वन विभाग भी आग को बुझाने में असफल साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों से जंगल जल रहे हैं। जंगलों में लगी आग के कारण आसमान में चारों ओर धुंध छाई हुई है, तो वहीं लगातार जल रही जंगलों के कारण जहां जंगली जानवरों के लिए खतरा पैदा हो गया है, तो वहीं प्राकृतिक संपदाएं भी जलकर राख हो रही हैं। वन विभाग के आग पर काबू पाने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल भी कई किलोमीटर तक आग की चपेट में हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पहले बाघ ने गजराज पर पिछले से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही बाघ हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी हाथी घूम जाता है और बाघ को दौड़ा देता है। ये वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला रेंज का बताया जा रहा है कि बाघ पहले शिकार के लिए हिरणों के झुंड के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन बाघ हिरण का शिकार नहीं कर पाया। आखिर में बाघ वहीं पर आराम से बैठ गया। तभी बाघ को एक टस्कर हाथी आता दिखाई दिया। भूखे बाघ ने हाथी शिकार करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने देर किए बिना बाघ पर ही हमला बोल दिया। सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों के आने से गुलजार होने लगी है। देश भर के पर्यटक हसीन वादियों का लुत्फ उठाने नैनीताल समेत आसपास के पर्यटक स्थल पर पहुंच रहे हैं। इन दिनों नैनीताल के सभी पर्यटन स्थल फुल चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस समय नैनीताल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर करीब 30,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। नैनीताल, भीमताल समेत आसपास के सभी छोटे बड़े होटल कारोबारी पर्यटकों को भारी भीड़ से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि नैनीताल आने वाले पर्यटकों को कार पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शहर में छोटी बड़ी 5 कार पार्किंग है जो पूरी तरह से फुल हो गई हैं। पार्किंग फुल होने से पर्यटकों को सड़क किनारे वाहन पार्क करना पड़ रहा है, जिससे जाम की स्थिति भी बन रही है। यहाँ तो हमेशा एंजॉय करते हैं। नैनीताल जगह ऐसी है, जब भी आ जाओ, जब भी हमेशा मजा आता है। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। मौसम अब मेरठ से यहाँ में तो अंतर है काफ़ी। यहाँ ठंडी हवाएं हैं, वहाँ बिल्कुल गर्म हवाएं चल रही हैं, काफ़ी बेहतर है। 6-7-8 डिग्री के अंदर तो होगा कम से कम। बहुत दिक्कत हुई है। पहली बार हमें ऐसा हुआ है कि हम सुबह करीब 9 बजे घर से निकलने के बाद में रात को 9 बजे हम अपना भीमताल, हमारा अपना फ्लैट है, वहाँ पहुँचे। और पहली बार इतना टाइम लगा हमें, नहीं तो जनरली इतना लगता नहीं है। काठगोदाम में कोई पुल बन रहा था तो वो हल्द्वानी से रूट डाइवर्ट करा, जगह जगह रूट डाइवर्ट और जगह जगह जो है जैम, बहुत बुरी हालत थी। देखिए, नैनीताल शहर में पर्यटकों का बहुत ज़्यादा आवागमन बढ़ गया है, जिस कारण से अंदर सारी पार्किंग फुल हो गई हैं। तो इसलिए उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार हम लोग जो वाहन हैं उन वाहनों को यहाँ पर पार्क करा रहे हैं और शटल सेवा के माध्यम से वाहनों को नैनीताल शहर में भेजा जा रहा है। देखिए, नैनीताल शहर में पर्यटकों का बहुत ज़्यादा आवागमन बढ़ गया है। देश भर में पारा चढ़ते ही सैलानी पहाड़ों की ओर रुख करने लगे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी भी सैलानियों से पैक है, जिस वजह से जाम भी लग रहा है। पर्यटकों का हुजूम बढ़ने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। मसूरी के पास के पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन, मसूरी झील, सरकुंडा देवी, धनौल्टी में भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारी खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। इनकमिंग बहुत ज़्यादा हुई है, लोग लगातार आ ही रहे हैं। कल भी रात 11 बजे तक लगातार लोग आते रहे हैं। आज भी अभी भी देखिए इनकमिंग चल ही रही है। कोलुखेत से हमारा कोऑर्डिनेशन है
लेकिन जाम कहीं नहीं लगा है, थोड़ा स्लो है किंग क्रेक से ऊपर तक क्योंकि इनकमिंग बहुत ज़्यादा है। बाकी पार्किंग्स थोड़ी फुल हो गई हैं। ऑल्टरनेट पार्किंग के लिए हमने टाउन हॉल पिक्चर पैलेस की तरफ खुलवाया है, बट क्योंकि MDDA अभी जो है उसमें कोई अपॉइंटेड नहीं है और पिक्चर पैलेस की तरफ अभी क्लियर भी है। यहाँ पे जो पार्किंग्स है वो ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं, बट स्टिल व्यवस्था बनी हुई है। रोड वाला हमारा वन वे चल रहा है, स्प्रिंग रोड पे कहीं भी दिक्कत नहीं आई, 0 पॉइंट पे कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। हाथी पाँव पे भी हमने जो है वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। कुछ एक और चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जैसे कुछ फ्लेक्सेस बैनर हमने एक्स्ट्रा बनवाए हैं लोगों के उसके लिए सुलभता के लिए। और बाकी ये लाइब्रेरी चौक पे कुछ एक छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है वो आपको पता चल जाएंगे, वो हम 17 के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी रश है तो थोड़ा प्रैक्टिकल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए News 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।